इमेजिन करो, आप जितनी बार भी मरते हो, आप उतनी बार एक अलग दुनिया में रीइंकार्नेट होते हो, वो भी आपकी प्रीवियस लाइफ की सारी मेमोरीज के साथ। और यही हुआ हमारे इस मैनहुआ के प्रोटैगनिस्ट के साथ, जो कि इस बार एक मेडिवियल वर्ल्ड के प्रिंस के रूप में रीइंकार्नेट होता है। लेकिन क्योंकि उसकी माँ एक मेड थी और पिता एक राजा, इसलिए ना उसे कोई अटेंशन मिलती है और ना ही सक्सेशन राइट्स। और गेस व्हाट, उसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्टेड उसका सोचना है कि ये एक परफेक्ट जगह है जहां वो अपना जीवन आराम से काट सकता है। ना कोई रॉयल ड्रामा, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बस एक चिल लाइफ। लेकिन हम सब जानते, उसकी ये जिंदगी सच में इतनी आसानी से नहीं कटने वाली जितनी उसे लग रही है। चलिए देखते हैं कैसे हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बदलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा प्रोटैगनिस्ट लड़ रहा होता है। लड़ाई में उसे मजा आ रहा था और वो अपने एनिमी का मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वो बहुत स्लो था। लेकिन उसकी लापरवाही ने उसे बर्बाद कर दिया। लापरवाही हमेशा उसकी प्रॉब्लम थी। वो सिर्फ अपने एनिमी के साथ खेलना चाहता था क्योंकि वो ऊब चुका था। एक जोरदार ब्लो के बाद उसकी आर्मर टूटने लगी और ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था क्योंकि उसकी आर्मर बहुत वैल्यूएबल थी। गुस्से में उसने तुरंत सरपेंट की तरफ जंप किया और मजाक करते हुए उससे कहा कि वो तो उसे काट भी नहीं सकता। गुस्सा भी उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वो बहुत जल्दी एनरेज्ड हो जाता था। यही वजह थी कि उस वक्त उसने सरपेंट को अपने मुक्कों से मारना जारी रखा। उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी और कहा कि तलवारबाजी करना उसे सबसे ज्यादा पसंद है। उसने सरपेंट पर वार करना शुरू किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसे तलवारबाजी मैजिक के साथ करना ज्यादा पसंद है। इसी बीच उसने अपने पैर में कुछ महसूस किया और वो अचानक गिरने लगा। गिरते वक्त उसने सोचा कि ये कैसे पॉसिबल है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश हो रहा है। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले, चारों ओर अंधेरा हो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने एक औरत को खड़ा पाया। उसने पूछा, ये कहां से आ गई? वो देख रहा था कि वो एक बहुत खूबसूरत औरत है और सोचने लगा कि क्या वो उनकी एडमायरर थी जो उसे हमेशा से फॉलो कर रही थी। लेकिन वो बहुत थका हुआ था अपने पिछले फाइट की वजह से। वो औरत उसकी तरफ बढ़ी और उनके माथे पर एक किस किया। उसे ये पसंद आया क्योंकि उस औरत से फूलों की खुशबू आ रही थी। जब उसने उसे और गौर से देखा तो पाया कि उसकी खूबसूरती अविश्वसनीय थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और वो और पास आ गया। वो उसे किस करना चाहता था, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो एक बेबी है। फिर वो रोने लगा। उसकी माँ ने सोचा कि वो कुछ खाने के लिए रो रहा है, लेकिन असल में वो इसलिए रो रहा था क्योंकि वो फिर से रीइंकार्नेट हो गया था। दूसरों से अलग वो हर डेथ के बाद रिबॉर्न हो जाता है और ये सिलसिला अनंत तक चलता है। लेकिन फिर भी दुखी क्यों होना, परेशान क्यों होना? ये उनकी 101वीं बर्थ थी। एरियल की आंखों के सामने उसकी पिछली जिंदगियां दिखाने लगीं। उसकी स्टूडेंट लाइफ, उसकी नाइट की जिंदगी, यहाँ तक कि एक सैमुराई के रूप में भी। फिर वो बताता है कि उसकी पहली जिंदगी कोरिया में थी। उसकी पहली लाइफ में बस एंडलेस इंटरव्यूज और जॉब सर्चेस थे। एक ऐसी बोरिंग लाइफ जो कोई भी सपने में नहीं देखना चाहेगा। और उसका अंत भी उतना ही बेकार था, एक कार एक्सीडेंट। पहली बार जब वो रिबॉर्न हुआ तो उसने खुद को एक अनजान फैमिली के बेबी के बॉडी में पाया। सब कुछ अजीब था। उसी मोमेंट से वो रिपीटेडली रिबॉर्न होने लगा, वो भी अलग अलग वर्ल्ड्स और एराज में। एरियल इस पर बोस्ट कर सकता था क्योंकि उसने हर तरह की लाइफ जी थी और हर तरह से जी थी। इसी वजह से वो इस सिचुएशन से अकस्टम्ड हो गया था। वो रिबर्थ जिसका सपना लोग देखते हैं, उसके लिए वो आम बात बन चुकी थी। हालांकि दूध पीते हुए उसने सोचा कि इस बार वो कहाँ रीइंकार्नेट हुआ है। आखिर आसपास देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं मिडिल एजेस में है। यह तो तय था कि वो अर्थ पर वापस नहीं था और ना ही ये रीबर्थ किसी तरह लॉजिकल था। इसका मतलब था कि उसे बस किसी और दुनिया में रिबॉर्न किया गया था। लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी क्योंकि उसे ये दूसरी दुनियाएं पसंद थीं। अक्सर ये दुनियाएं ज्यादा कंफर्टेबल होती थीं। इस बार तो वो लकी भी था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो एक अमीर फैमिली में पैदा हुआ था। उसके आसपास कई कंपेनियंस भी थे। इसका मतलब था कि वो एक नोबल फैमिली से था और उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। एरियल को शुरू में उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, लेकिन थोड़े समय बाद वो उस भाषा का आदी हो गया। ये एक नई दुनिया और नई लैंग्वेज थी, तो शुरुआत में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक था। लेकिन उसकी माँ के नर्म हाथों और काइंड लुक ने सब कुछ क्लियर कर दिया। उसकी माँ सच में उससे बहुत प्यार करती थी। एक ऐसा इंसान जिसने 100 बार रिइंकार्नेट हुए अलग अलग हाथों में खुद को पाया हो, वो अच्छे से समझ सकता है कि कौन सी माँ ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने के चलते जन्म दिया और कौन सी ने नहीं। भले ही ये एक कड़वा सच हो, लेकिन कई बार उसे जन्म के बाद अबैंडन कर दिया गया था या उससे बदले में कुछ चुकाने की उम्मीद की गई थी। लेकिन इस बार उसे अच्छी फीलिंग हो रही थी। उसने सुना कि एक मेड उसकी माँ को बुला रही थी। मेड ने उसकी माँ से कहा कि वो बहुत टायर्ड लग रही है, इसलिए उसने यंग प्रिंस को संभालने का ऑफर दिया। उसी मोमेंट एरियल को रियलाइज हुआ कि वो एक प्रिंस है। उसकी माँ ने मेड को देखा और पूछा, क्या लोग इस बच्चे को प्रिंस के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे? मेड ने कहा कि शायद करेंगे। फिर उसकी माँ ने मेड से कहा कि वो सच सच बताए क्योंकि रूम में वो दोनों अकेली थीं। उसने पूछा कि क्या वो भी उसके बेटे के बारे में बुरा सोचती है? लेवाना, जो कि उसकी माँ का नाम था, उसने कहा कि कुछ समय पहले वो भी एक सर्वेंट थी। एरियल ने तुरंत रियलाइज किया कि यही वजह थी कि उसकी माँ उदास लग रही थी।
लेवाना ने कहा कि उसके बेटे में किंग का खून तो है, लेकिन उसका भी खून है जो एक कॉमनर का है। उसने सोचा कि शायद फ्यूचर में एरियल उसे इसके लिए ब्लेम करे। मेड ने तुरंत डिसएग्री करते हुए कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा। लेवाना ने कहा कि प्रिंस होने के बावजूद इंपीरियल खून के साथ भी उसका फ्यूचर आसान नहीं होगा। उसने कहा कि अगर उसका बेटा प्रिंस ना होता तो उसकी जिंदगी ज्यादा आसान होती। लेवाना ने एरियल की तरफ देखा और उससे माफी मांगी। वो जानती थी कि बाकी नोबल फैमिलीज उसके और उसके बेटे के बारे में क्या सोचती हैं। उसी की वजह से एरियल का थ्रोन इनहेरिट करने का कोई हक नहीं था। वो खुद को ब्लेम कर रही थी, लेकिन एरियल ने सब कुछ किया ताकि उसकी माँ के चेहरे से आंसू पोंछ सके। उसकी माँ ने तुरंत खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसका बेटा शायद कुछ समझ रहा है और उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है। मेड ने इस बात पर अग्री करते हुए स्माइल किया। एरियल ने यह दिखाने की कोशिश की कि उसकी माँ को उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ठीक है। एरियल को कोई परवाह नहीं थी कि वो थ्रोन इनहेरिट करेगा या नहीं, और ना ही कि उसके फॉलोअर्स होंगे या नहीं। प्रिंस की जिंदगी उसके लिए पहले से ही लकी थी। वो फ्यूचर में किसी भी नोबल को इग्नोर कर सकता था जो उसे परेशान करने की कोशिश करेंगे। इंपीरियल फैमिली भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रिंस की लाइफ वैसे भी बिजी रहने वाली थी। ये उसकी 101वीं जिंदगी थी, एक नई दुनिया में, एम्परर के बेटे की तरह एक ऐसी जिंदगी जहां मिक्स्ड ब्लड एक अच्छी और प्लेजेंट लाइफ जी सकते थे। वो हर दिन महिलाओं के साथ एंजॉय कर सकता था और अपनी हर डिजायर पूरी कर सकता था। एम्परर के खून के साथ उसे कम से कम कंफर्टेबल कंडीशंस गारंटीड थीं। वो इटर्नल ट्रैवल्स और हंट्स के सपने देखता था, लेकिन उसी दौरान वो अपने बेड पर लेटा हुआ आवाजें निकालकर अपनी माँ को चीरअप कर रहा था। उसकी माँ ने सोचा कि एरियल खुश और बेफिक्र लग रहा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ी सैड थी। अगर उनके पास पावर होती तो वो उसे हर चीज से प्रोटेक्ट कर पाती। ये सब सोचकर वो दुखी थी। एरियल ने पावर की बात सुनी और सोचा कि उसने अपनी माँ की चिंता का कारण समझ लिया। थ्रोन का हक ना होना एक वीकनेस थी। वीक लोगों की कोई जरूरत नहीं समझता, वीक लोगों के लिए कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन एरियल को कोई चिंता नहीं थी। उसके वॉरियर पास्ट ने उसे सिखाया था कि वीक होना कभी ऑप्शन नहीं है। 3 महीने बाद जब एरियल सो रहा था, उसकी माँ उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो रही थी। उसकी खूबसूरती से वो इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने नोट किया कि उसके बालों का रंग बिल्कुल उनके जैसा था। लेकिन उन्होंने सोचा, अगर इसके बाल इसके पिता जैसे होते तो सब कुछ आसान होता। उसी वक्त एक मेड उसके पास आई और बताया कि उसका कैरेज आ चुका है। उसने अपने बेटे को किस किया और कहा, मुझे मिस मत करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जैसे ही सब लोग चले गए, एरियल जाग गया और सोचा कि उसका सोने का नाटक काफी कन्विंसिंग था। उसने हल्की सी आवाज निकाली, लेकिन फिर चुप हो गया। वो उम्मीद कर रहा था कि नैनी उसके पास भागकर ना आए, क्योंकि जब से वो बेबी बना है उसे एक पल का भी पीस नहीं मिला। हर कोई उस पर नजर रखता रहता था, लेकिन अब जब वो अकेला था, उसने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। उसका फ्यूचर इस पर निर्भर था। चूंकि वो सिर्फ नाम का प्रिंस था, उसने सोचा कि क्या एम्परर के खून में कोई एंसेस्ट्रल पावर है। अगर ऐसा है तो उसे इसे सीखना होगा और इस्तेमाल करना होगा। उसने कॉन्सेंट्रेट किया और अपनी सारी पावर को गैदर करने की कोशिश की। उसे पता था कि ये दुनिया सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों द्वारा रूल्ड होती है। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होते, लोग आपको अपोज करने से डरते नहीं, लेकिन स्ट्रांग होने पर कोई आपकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता। एरियल के पास अपनी पिछली 100 जिंदगियों का अनुभव था, इसीलिए भले ही वो एक बेबी के शरीर में था, वो स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट कर सकता था। इसका मतलब था कि पावर अवेलेबल थी। उसे अपनी 30वीं जिंदगी याद आई। उस जिंदगी में उसने चांस कियोंग नामक टेक्निक सीखी थी। ये मेथड उसे इनेट ची और ओरिजिनल ची को एक साथ ट्रेन करने की अनुमति देता था। उसने सोचा कि उसे अपनी बाकी जिंदगियों की स्किल्स को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। भले ही वो एक बच्चे के शरीर में था, कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इस उम्र का बच्चा ट्रेनिंग कर रहा होगा। अगर एरियल ने इस टेक्निक को 10 साल की उम्र तक परफेक्ट कर लिया, तो उसके पास 60 साल के बराबर इंटरनल चाय होगा, और जब वो 20 का होगा तो उसके पास 180 साल के बराबर ची होगी। एरियल एनर्जी पर कॉन्सेंट्रेट करता रहा, क्योंकि ये ट्रेनिंग का केवल पहला स्टेज था। लेकिन उसे पता था कि इस हर्डल को पार करने के बाद वो तब भी ट्रेनिंग कर सकता था, जब नैनी उसे अपनी गोद में उठा रही होगी। फिर एरियल ने अपने पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो को तेज करने का फैसला किया, ताकि सारी एनर्जी को इकट्ठा किया जा सके। उसने पूरे शरीर में एनर्जी को महसूस किया, लेकिन उसका सिर जोर से धड़कने लगा। उसने सारी एनर्जी को रिलीज करने का सोचा, और इस प्रक्रिया में वह चिल्ला उठा। उसकी नैनी तुरंत भागकर देखने आई कि क्या सब ठीक है, लेकिन एरियल तब तक प्रिटेंड कर चुका था कि वह सो रहा है। मेड ने देखा कि सब कुछ ठीक है और थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई, क्योंकि उसे लगा था कि उसने कोई आवाज सुनी है। उसने सोचा कि शायद डायपर बदलने का समय आ गया है। एरियल बस यही चाहता था कि वो उससे दूर रहे और उसे छुए ना, क्योंकि उसे छूने से उसकी सारी स्टोर्ड एनर्जी गायब हो जाती। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि ऐसा ना हो, और उसकी प्रार्थना सुन ली गई। नैनी ने देखा कि सब ठीक है और सोचा कि शायद वह बुरे सपने देख रहा था। जैसे ही नैनी वहां से गई, एरियल ने खुद को एक पावर प्लांट की तरह महसूस किया। उसने सोचा कि उसने एनर्जी को एम्पलीफाई करके रखा है, लेकिन उसका शरीर जल रहा था। उसने महसूस किया कि बुखार बेबीज के लिए जानलेवा हो सकता है। फिर भी उसने परसिवियर किया, क्योंकि उसे लगता था कि किसी के अधीन जीने से मर जाना बेहतर है।
उसने मैक्सिमम एनर्जी को एक्यूमुलेट करना शुरू किया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहा ताकि वो प्रॉस्परस लाइफ जी सके। इस बीच मेड ने भी कुछ आवाज सुनी और भागकर उसके कमरे में आई। उसने देखा कि एरियल बहुत पसीना बहा रहा था। मेड को समझ नहीं आया क्योंकि कुछ मिनट पहले वो आराम से सो रहा था। मेड ने फैसला किया कि उसे हर्बल बाथ देना चाहिए। जैसे ही वो बाथ तैयार करने के लिए गई, एरियल ने अचानक से उठकर अपनी आंखों से खुशी के साथ चारों तरफ देखा। उसने हाइपर एवोल्यूशन प्रीफ्रंटल लोब हासिल कर लिया था। जब मेड वापस आई तो उसने पूछा कि एरियल कैसा है। मेड ने देखा कि एरियल खुश है और उसने राहत की सांस ली। एरियल ने सोचा कि उसकी नैनी का मोना के साथ कोई अफिनिटी नहीं है। अब उसकी नई टेक्निक उसे एटमॉस्फेयर से मोना डिटेक्ट और अब्सॉर्ब करने की अनुमति देती थी। अब एरियल आराम से एनर्जी एक्यूमुलेट कर सकता था, चाहे वो खा रहा हो या सो रहा हो। वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ 3 साल में वह इतनी एनर्जी जमा कर लेगा जो ज्यादातर एडल्ट्स के बराबर होगी। जब वह 10 साल का होगा तो शायद इस दुनिया में 10 से भी कम लोग होंगे जो उसे हरा पाएंगे। एरियल ने सोचा कि वो दिन जल्दी आए जब वह इतना मजबूत हो जाए कि वो एक राजा की तरह जिंदगी जी सके। अब 5 महीने हो गए थे एरियल के जन्म को। मोना एब्जॉर्प्शन टेक्निक की वजह से उसकी फिजिकल कैपेबिलिटीज तेजी से बढ़ रही थी। उसकी इनर एनर्जी बच्चों के मुकाबले बहुत तेजी से खौल रही थी। हालांकि अभी वह सिर्फ जमीन पर रेंग रहा था, उसने अपनी कोशिशें बंद नहीं की। उसने सोचा कि जल्द ही उसका पावर लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वह हवा में तैर भी सकेगा। इसी समय अचानक वह मैट से ऊपर उठने लगा, लेकिन यह उसकी ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी माँ थी जिसने उसे गोद में उठा लिया। उसकी माँ ने उसे एक खिलौना दिया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसने उसे एक रैटल दिया। पहले तो एरियल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उसने अपनी माँ की डिसअपॉइंटमेंट देखी तो उसने तुरंत उस रैटल से खेलना शुरू कर दिया। बाहर से वह खुश लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसकी माँ और मेड उसकी खुशी देखकर हंसने लगी। लेवाना ने खुशी खुशी कहा कि वह एरियल के साथ बहुत खेलेंगी। मेड ने उसकी रिएक्शंस की तारीफ की। उसकी माँ ने उसे ब्यूटीफुल कहा और पूछा, तुम किस पर गए हो? एरियल को यह अच्छा लगता था कि उसकी तारीफ होती है। उसे लगता था कि वह अपनी माँ पर गया है। हालांकि वह सोचता था कि प्यार मिलना एक लग्जरी है जिसे इस बार वह चेरिश करेगा। लेकिन तभी एरियल की एक्सप्रेशन बदल गई। उसकी माँ समझ नहीं पाई कि वह क्या चाहता है। दरअसल एरियल को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, खाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने पूरे हाव भाव से यह जताने की कोशिश की। तुरंत ननी ने अंदाजा लगा लिया कि एरियल भूखा है। एरियल खुश हुआ और मन ही मन कहा कि उसकी नैनी सबसे अच्छी है। तुरंत उसे दूध दिया गया। जब हमारा हीरो दूध पीने में व्यस्त था तब बातचीत फाइनेंशियल सिचुएशन पर हो रही थी। नैनी और लेडी लेवाना इस बात पर चर्चा कर रही थी कि प्रिंस को अच्छा खाना खिलवाना जरूरी है, लेकिन फंड्स लगातार कम हो रहे थे। इस साल मैंशन की मेंटेनेंस का बजट काफी कट गया था, यहाँ तक कि एक बच्चे को पालना भी मुश्किल हो रहा था। एरियल को याद आया कि उसने कुछ समय पहले मेड्स की ऐसी बातें सुनी थीं। लेडी लेवाना को अपने खाने पर सिग्निफिकेंट सेविंग्स करनी पड़ रही थी। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। एरियल को यह सुनकर यकीन नहीं हुआ। उसे लगता था कि एक प्रिंस के घर में ऐसी बातें सच नहीं हो सकती। लेकिन लेडी लेवाना हमेशा पॉजिटिव रहती थीं। उन्होंने कहा कि भले ही स्थिति खराब है, कम से कम वे भूखे नहीं मर रहे। मेड ने कहा कि अच्छा हुआ सोल्जर्स की संख्या नहीं घटाई गई। यह सुनकर एरियल सोचने लगा कि क्या स्थिति वाकई इतनी बुरी है। उसने समझा कि उसकी माँ सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन है, ना उनके पास पावर था और ना स्टेटस। भले ही उन्होंने एक प्रिंस को जन्म दिया था, एरियल खुद को प्रिंस भी नहीं मानता था। उसने सोचा अगर कुछ नहीं किया गया तो जरूर कुछ बुरा होगा। एरियल को यकीन नहीं हुआ कि एक प्रिंस को बचपन में ही मरने दिया जाएगा। लेवाना को राजा से मिलने का मौका भी नहीं दिया गया था। वह कहती थीं कि राजा से मिलना असंभव है क्योंकि वह बहुत बिजी हैं। अब एरियल को सब समझ आने लगा। उसकी माँ कैरेज में बार बार राजा से मिलने जाती थीं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। एरियल को यह बात समझ नहीं आई कि राजा अपनी ही संतान की माँ के साथ इतना क्रूअल व्यवहार कैसे कर सकता है। नोबल्स से तो उसकी माँ पहले ही काफी कुछ झेल चुकी थी। एरियल ने रोना शुरू कर दिया। इस पर नैनी ने उसे उसकी माँ की गोद में दे दिया। एरियल अपनी माँ की मदद करना चाहता था, चाहे वह एक बच्चा था, लेकिन उसे पता था कि वह कुछ तो कर सकता है। सारा मामला पैसों की कमी का था। विंटर में हीटिंग जैसे नए खर्च जुड़ते थे। उसने सोचा कि वह कैसे मदद कर सकता है। उसे एक बात याद आई, कोल एक कार्बन स्ट्रक्चर है जैसे डायमंड्स, और उसने देखा कि उसकी माँ के पास प्रीशियस स्टोन्स थे, तो इस दुनिया में यह भी बहुत वैल्यूएबल होंगे। लेकिन उसकी लेग्स इतनी छोटी थीं कि वह बेड से बाहर नहीं जा सकता था। उसे कुछ और सोचना पड़ा। एरियल को एहसास हुआ कि उसके पास इतनी मोना है कि वह खुद को फ्री कर सकता है। उसने सोचा कि वह उड़कर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। उसने देखा कि फायरप्लेस में कोल पड़ा था और किसी ने उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। यह उसके लिए परफेक्ट था। उसने सोचा कि वह इस कोल को डायमंड्स में बदल सकता है। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। एरियल ने कोल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जरूरी टेम्परेचर और प्रेशर तैयार किया। उसने अपनी सारी मोना का इस्तेमाल किया और अपनी इनर एनर्जी को बढ़ाया। उसे पता था कि अगर यह काम करता है तो उसकी माँ बहुत खुश होंगी। एरियल बस एक ही चीज चाहता था, अपनी माँ को खुश देखना और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। इसी सोच के साथ उसने चिमनी में से निकलते धुएं को देखा और पाया कि वह सफल हो गया था।
उसने एक बेहद खूबसूरत और चमचमाता डायमंड बनाया था। उसे यकीन था कि अब वह अपनी माँ की मदद कर सकता है। अब बस एक तरीका ढूंढना था कि इसे उनके पास कैसे पहुंचाया जाए। सुबह जब मेड एरियल के कमरे में आई तो उसने पाया कि एरियल अपने बिस्तर पर नहीं था। उसने सोचा, एरियल इतने ऊंचे बेड से कैसे नीचे आ सकता है। मेड को यह भी लगा कि एरियल पूरी रात ठंडी जमीन पर रहा होगा। उसने उसे अपनी गोद में उठाया और देखा कि वह गंदा हो गया था। कमरे में हर जगह गड़बड़ थी। फायरप्लेस और कारपेट पूरी तरह बिखरे हुए थे। मेड ने कहा, अब एरियल को ठंडी जमीन पर और नहीं रहने दिया जा सकता। लेकिन एरियल सोच रहा था कि अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी नैनी ने देखा कि एरियल के मुंह में कुछ है। उसने पूछा, एरियल तुम्हारे मुंह में क्या है? तुम्हें कुछ भी मुंह में नहीं डालना चाहिए। लेकिन जैसे ही एरियल ने अपना मुंह खोला, उसने देखा कि वह एक डायमंड है। मेड ये समझ नहीं पाई कि यह डायमंड कहां से आया। उसने सोचा, क्या यह जमीन पर पड़ा था? लेकिन ट्रेजरी की देखभाल वही करती थी और वहां कोई डायमंड मिसिंग नहीं था। उसने एरियल को गले लगाया और उसे धन्यवाद दिया। एरियल सोच रहा था कि उसकी माँ यह देखकर कितनी खुश होंगी। इस डायमंड की मदद से महल में सामानों की गाड़ियां भरकर आने लगीं। इतनी लकड़ी आ गई कि सर्दी आराम से कट जाए। जनरल प्रोविजंस भी मिल गईं। ये डायमंड इतना कीमती था कि उसने 5 साल के लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर दिया। लेवाना ने पूछा, क्या हमने सही किया? कहीं ये किसी और का तो नहीं था? मेड ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह महल 100 साल पहले बना था, जब लेडी लेवाना यहाँ आई भी नहीं थी। सभी को लगा कि यह भगवान का तोहफा है जो प्रिंस के लिए स्वर्ग से भेजा गया था। लेवाना बहुत खुश थी। वह मानती थीं कि यह सचमुच भगवान का तोहफा है। दूसरी ओर एरियल सोच रहा था और अपनी माँ से मन ही मन कह रहा था, बस थोड़ा और इंतजार करो माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हें इन सब परेशानियों से आजाद कर दूंगा। उसने अपने आप को एक अडल्ट के रूप में अपनी माँ के सामने खड़ा हुआ इमेजिन किया। लेकिन अभी वह बहुत छोटा था। उसने वादा किया कि एक दिन वह राजा और बाकी सभी को दिखाएगा कि एरियल की भी एक पहचान है। उस सर्दी में फायरप्लेस लगातार जलता रहा और महल में हर कोई गर्माहट और आराम से रहा। लेडी लेवाना अकेले खाना भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि खाने की भरमार थी। लेवाना ने सर्वेंट्स के खाने के बारे में पूछा, लेकिन मेड ने कहा कि उन्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। महल में खुशी लौट आई थी। मेड्स को फिर से काम पर रखा गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि एरियल की माँ अब उदास नहीं थी। वह हमेशा सुंदर और मुस्कुराती रहती थी। वह सर्दी सबसे ठंडी थी, लेकिन सभी ने उसे आराम से गुजारा। 1 साल बाद मेड एरियल के लिए एक आउटफिट चुन रही थी। लेवाना ने आउटफिट्स को अप्रूव किया, लेकिन वह थोड़ी रिजिड डिजाइन पसंद करती थी। एरियल को कपड़े बदलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे सोचने में थकान हो रही थी कि ये कौन सा हॉलिडे है जिसके लिए इतना कुछ हो रहा है। एरियल ने सोचा कि एक प्रिंस की तरह रिक्वेस्ट कैसे करनी चाहिए। फिर वह जमीन पर लेटकर रोने लगा। मेड ने देखा और समझा कि वह सोने की कोशिश कर रहा है। उसने उसे तुरंत चुप कराया, कपड़े बदले और बिस्तर पर सुला दिया। एरियल खुश था कि सब लोग आखिरकार उसे अकेला छोड़कर जा रहे थे ताकि वह आराम कर सके। दूसरी ओर नैनी बहुत खुश थी, क्योंकि आज का दिन बहुत खास था। आज एरियल को पहली बार इंपीरियल फैमिली के प्रिंस के रूप में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया जाना था। जब एरियल ने यह सुना तो वह शॉक्ड रह गया। क्या यह सच में हो रहा है? उसने सोचा। लेवाना बहुत खुश थी कि एरियल बिना किसी परेशानी के 1 साल का हो गया, लेकिन लेडी लेवाना थोड़ी चिंतित थी। उन्होंने कहा, एरियल भले ही नाम का प्रिंस हो, लेकिन उसके वेन्स में रॉयल खून बहता है। लेवाना सोच रही थी कि क्या राजा अपने बेटे के जन्मदिन पर आएंगे या नहीं। मेड ने कहा कि उसे नहीं लगता कि राजा एरियल को इग्नोर कर रहे थे। वह शायद सही समय का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नवजात शिशुओं के साथ बुरी घटनाएं हो सकती हैं। एरियल ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड था। उसका जन्मदिन सच में बहुत नजदीक था और सभी लोग उसके लिए एक बड़ा बैंक्वेट तैयार कर रहे थे। दूसरी ओर मिस लेवाना बहुत खुश थीं, क्योंकि उनका बेटा अब आधिकारिक रूप से शाही परिवार का हिस्सा बनने वाला था। एम्पायर के कानून उनके बेटे के पक्ष में थे और यही कारण था कि लेवाना आजकल अधिक खुश नजर आ रही थीं। एरियल सोच रहा था कि क्या बाकी एरिस्टोक्रेट्स भी इस बैंक्वेट में आएंगे। वह यह भी चाहता था कि आखिरकार वह अपने पिता को देख सके, जिन्हें उसने जन्म के बाद से नहीं देखा था। बैंक्वेट का आयोजन भव्य था। वहां बड़ी संख्या में एरिस्टोक्रेट्स और सर्वेंट्स मौजूद थे। एरियल बहुत क्यूरियस था कि इस सब पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा। हर कोई बेहद अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसने सोचा, क्या सभी लोग बैंक्वेट्स के लिए ऐसे कपड़े पहनते हैं? मेड ने उसे समझाने की कोशिश की। एरियल को यह सब पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि वह इतने नए चेहरे देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड था। प्रिंस ने पहले कभी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। उसकी माँ ने उसे शांत किया और कहा, सब कुछ ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तुम हो। लेकिन एरिस्टोक्रेट्स ने पहले ही उसे देखना शुरू कर दिया था। एरियल ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे किसी की जरूरत नहीं थी। लेकिन वह सोच रहा था, राजा यानी मेरे पिता कहाँ हैं? उसने सोचा कि वह उनकी बेशर्म आंखों में देखना चाहता है। तभी इंपीरियल फैमिली पहुंची। एरियल ने तुरंत अपनी माँ का ड्रेस खींचना शुरू किया और उनसे पूछा कि क्या वह सच में रेनिंग एम्प्रेस थीं और उनके साथ खड़े बच्चे कौन थे, खासकर वह बड़ा लड़का। एरियल ने देखा कि हर कोई उनकी माँ को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वह वहां एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उसकी माँ इस पेडेंटिक बिहेवियर से जरा भी आहत नहीं हुई। उसने एरियल से पूछा कि क्या उसे कोई परेशानी हो रही है और कहा कि यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा। जब उसकी माँ मुस्कुराई, एरियल ने देखा कि उनकी नजर कहीं और थी। वह राजा यानी एरियल के पिता की ओर देख रही थी। राजा एक अविश्वसनीय ऊर्जा के साथ खड़े थे। जैसे ही वह वहां से गुजरे, सारे चैटी नोबल्स और सर्वेंट्स चुप हो गए।
सबने उनके सामने सिर झुका दिया। एरियल ने भी उनकी पावर महसूस की जो मास्टर्स के स्तर की थी। एरियल यह नहीं समझ पाया कि उसके पिता उसे देख रहे थे या उसकी माँ को। उसने सोचा, काश रिबर्थ ने मुझे दूसरों के थॉट्स पढ़ने की शक्ति दी होती। इसके बाद सभी ने एरियल को गिफ्ट्स देना शुरू किया। सभी ने उसे बधाई दी और इसे उसके लिए एक बड़ा सम्मान माना। लेकिन जब इंपीरियल फैमिली ने उसे बधाई दी तो उन्होंने बिना झिझक अपना एटीट्यूड उसकी माँ और उसके प्रति दिखाया। एरियल को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी माँ की गोद से बाहर निकलने और उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश की। उसने सोचा, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने की। एरियल को एहसास हुआ कि वहां मौजूद हर व्यक्ति अंदर से उतना ही अनप्लेजेंट और रॉटन था। उसने सोचा, क्या मुझे अपनी सुपर क्राई से इन सबके कान फाड़ देने चाहिए? लेकिन उसने अपनी माँ को शर्मिंदा नहीं करना चाहा। उसने सोचा कि अभी सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि वह शांत और अच्छा बना रहे, क्योंकि वहां सभी हिपोक्रेट्स थे। एरियल बस वहां से जल्दी निकलना चाहता था। उसने सोचा कि अपनी माँ की गोद में सो जाना सबसे अच्छा होगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वह शायद एम्परर की किसी कॉन्क्यूबाइन की बेटी के सामने है। एरियल ने सोचा कि वह एक छोटी उम्र में भी एक लेडी जैसी लग रही थी। लेकिन बैंक्वेट खत्म होते ही वे सब वहां से जा चुके थे। एरियल और उनकी माँ ने एक साथ राहत की सांस ली, लेकिन यह सब खत्म नहीं हुआ था। तभी उनकी माँ के पास खुद एम्प्रेस आई। एम्प्रेस ने कहा, उन्हें मिले काफी समय हो गया है। लेवाना ने जवाब दिया और पूछा, क्या एलिया ठीक है? एलिया एम्प्रेस का नाम है। एलिया ने जवाब दिया, हाँ सब ठीक है, खासकर मेरे बेटे की वजह से जो गद्दी का वारिस है वह हमेशा मेरे साथ रहता है। एरियल को एम्प्रेस का अपने बेटे पर इतना बोस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन यह तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि इस एम्प्रेस से यही उम्मीद की जाती है। फिर भी एम्प्रेस ने कहा, एरियल बहुत स्वीट है और अपनी माँ की तरह ही दिखता है। लेकिन एरियल को इसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, यही वो हैं जिनकी वजह से हम इतनी मुश्किलों में हैं। अगर इन्हें हमारी परवाह होती तो कासल के फंड्स इतनी ड्रास्टिक तरीके से कट नहीं होते, नाइट्स को लकड़ी काटने के लिए ना भेजना पड़ता और हमारे कपड़े स्क्रैप से सिले हुए ना लगते। एम्प्रेस ने लेवाना से कहा, अपने बेटे के साथ समय का आनंद लो। लेवाना ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, हाँ मैं करूंगी। लेकिन जब एम्प्रेस ने विदा ली तो उनकी मुस्कान मॉकिंग थी। उसी समय लेवाना ने किसी को देखा जिसकी उम्मीद उसने बिल्कुल नहीं की थी। उन्होंने एम्परर को देखा। एम्परर ने कहा, काफी समय हो गया है, क्या सब ठीक है? क्या तुम कास्टल की आदत डाल पाई हो? लेवाना ने झूठ बोलते हुए जवाब दिया, मैजेस्टी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है। एरियल यह सब देखकर नाराज हो गया। उसने सोचा, सब कुछ कितना असामान्य है। उसने सिर्फ एक चीज की इच्छा की कि एम्परर उन्हें पैसे दे। एरियल ने अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इससे एम्परर ने एरियल को गोद में लेने की इच्छा जताई। यह पहला मौका था जब उन्होंने अपने बेटे को 1 साल बाद देखा। एम्परर ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह रो क्यों नहीं रहा। बाकी बच्चों ने तो मुझे देखकर कभी रोना बंद ही नहीं किया। एरियल ने सोचा, क्या मुझे बस मुस्कुरा देना चाहिए? आखिरकार एक ऐसा आदमी जो अपने बेटे की मुस्कान से पिघल न सके, उसे पिता कैसे कहा जा सकता है? एम्परर ने उसे गोद में लिया और एरियल ने एक अजीब सी मूवमेंट शुरू की ताकि एम्परर उसे नीचे उतार दे। लेवाना ने कहा, वह अभी वॉक नहीं कर सकता, वह सिर्फ 1 साल का है। लेकिन उसी समय एरियल खड़ा हुआ और चलने लगा। सभी लोग दंग रह गए। एरियल को एहसास था कि वह इस पल का केंद्र बिंदु है। उसने सोचा, मुझे अपना सब कुछ दिखाना होगा। आखिरकार वह प्रिंस एरियल है। एरियल ने टेबल तक चलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस पर लीन किया, पूरी टेबल कोलैप्स हो गई। सभी प्रोडक्ट्स और ड्रिंक्स नीचे गिरने लगे। लेवाना और एम्परर बहुत चिंतित हो गए क्योंकि हर चीज गिर रही थी, टूट रही थी और फैल रही थी। लेकिन एरियल के लिए यह सब ठीक था क्योंकि यह उसकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। वह चाहता था कि लोग प्रिंस की पहली स्टेप्स को सेलिब्रेट करें और इस शॉकिंग इफेक्ट के लिए उसने सही समय चुना था। जब वह जमीन पर गिरा तो उसने रोने और चिल्लाने का फैसला किया। आखिरकार वह एक बच्चा है। एम्परर ने उसे उठाया और देखा कि एरियल बस वाइन से गंदा हो गया था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। मेड ने तुरंत एरियल को एम्परर से लेने की कोशिश की, लेकिन एम्परर ने कहा, कोई बात नहीं। तभी एम्परर ने देखा कि एरियल के आउटर क्लोथ्स के नीचे जो कपड़े थे वे बहुत ही खराब हालत में थे। मेड शॉक थी क्योंकि उसने एरियल को अच्छे कपड़े पहनाए थे। सभी ने देखना शुरू किया और बातें करने लगे कि ऐसे कपड़े एक प्रिंस के लिए बिल्कुल अनवर्दी थे। लेकिन एम्परर गुस्से में आ गए और सभी को चुप रहने का आदेश दिया। एम्परर ने सवाल किया, एरियल कैसी जिंदगी जी रहा था जो उसे इतने खराब हालातों में रहना पड़ रहा है? एरियल अंदर ही अंदर सेलिब्रेट कर रहा था क्योंकि यह सब उसी का प्लान था। असल में उसी सुबह जब नैनी एरियल के कपड़े तैयार कर रही थी, उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाई और कपड़े को पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। फिर उसने कपड़ों को स्लॉपी और खराब दिखाने की कोशिश की, जो ज्यादा मुश्किल नहीं था। कपड़े इतने फ्रैजाइल थे कि एरियल ने उन्हें आसानी से अपने हाथों से फाड़ दिया। बस थोड़ा सा रब करने से कपड़ों में श्रेड्स आ गए। फैंसी कपड़ों के पीछे एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ छिपी थी जिसे एरियल ने रिवील कर दिया। इसके बाद एम्परर ने एरियल की माँ से पूछा, क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी कि यह सब कैसे हुआ? अगर स्टेटस मेंटेन करना इतना मुश्किल था तो इसकी वजह क्या थी? एरियल की माँ बहुत परेशान हो गई, लेकिन एम्परर ने ज्यादा सवाल नहीं किए क्योंकि उसे पता था कि इसका कोई फायदा नहीं। एम्परर ने अपने ट्रस्टेड मैन जनेल को बुलाया और पूछा, कॉन्क्यूबाइंस के कास्टल्स के मेंटेनेंस के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया था और क्या मेरा ऑर्डर ठीक से लागू हुआ? जनेल ने कहा कि उसने एम्परर के ऑर्डर के अनुसार बजट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था।
लेकिन एम्परर इस इक्वली शब्द का मतलब नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि सब कुछ गलत था। उन्होंने तुरंत बजट रिपोर्ट लाने का आदेश दिया। एरियल ने यह सब देखा और समझ गया कि भले ही यह इंटेरोगेशन जैसा लग रहा था, यह जानने का अच्छा मौका था कि उसके पिता कैसे इंसान थे। एरियल की मां ने कहा, यह सब मेरी गलती है, लेकिन एम्परर ने एरियल को गोद में ले लिया। वहीं एरियल को समझ में आया कि यह मौका उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। उसने अपनी माँ और नैनी से कहा, थोड़ा और सहन करो। उधर एम्परर के सेक्रेटरी ने डॉक्यूमेंट्स डिलीवर किए। सभी को समझ आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही एम्परर ने डॉक्यूमेंट्स देखे, उन्होंने अपनी पावर से उन पेपर्स को जला दिया। ये देखकर एरियल बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि एम्परर को इन सब के बारे में पता नहीं होगा। एम्परर ने एम्प्रेस की तरफ देखा और पूछा, ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों है? मेरे प्रीडिसेसर ने कॉन्क्यूबाइंस के लिए लगभग कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन एम्प्रेस ने प्रिटेंड किया कि वह कुछ नहीं जानती। फिर एम्परर ने बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पूछा, मुझे यह क्यों नहीं पता था? बजट डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? एम्प्रेस का बड़ा बेटा सामने आया और कहा, यह एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। एम्प्रेस ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन एम्परर और ज्यादा अपसेट हो गए। उन्होंने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लीडर हैं और अपने सबॉर्डिनेट्स की गलतियों के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी नेग्लिजेंस की वजह से तुम्हारा छोटा भाई भूखा और बिना कपड़ों के रह गया। बड़े बेटे ने एरियल की तरफ गिल्टी आइज से देखा, जो एरियल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एरियल को एम्प्रेस की ऑरा महसूस नहीं हुई क्योंकि एम्परर की कैरिज्मा ने सब पर असर डाल रखा था। एम्परर ने बड़े बेटे से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं है? बड़े बेटे ने सिर झुका लिया और चुप हो गया। एम्परर एम्प्रेस के पास गए और कहा, मुझे तुमसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। लेडी लेवाना ने एम्परर से कहा, उन्हें ब्लेम मत करिए, ये सब मेरी गलती है। मैं ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करती। एम्परर ने पूछा, तुम किस गलती की बात कर रही हो? लेवाना ने बस उन्हें देखा। एम्परर ने कहा, तुमने मेरे बेटे को जन्म दिया। ये काफी है तुम्हें इंपीरियल फैमिली का हिस्सा मानने के लिए। मिस लेवाना थोड़ा ब्लश कर गईं। एम्परर ने उनका हाथ छुआ और कहा, तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए कि तुम रॉयल फैमिली का हिस्सा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ गहराई से देखा। यह नजारा एम्प्रेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर एम्परर ने एम्प्रेस से कहा, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें ढूंढो और सजा दो। अब मैं ऐसी गलतियों को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। एम्प्रेस ने जमीन की तरफ देखा। उनके हाथ बहुत तेजी से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वह इंश्योर करेंगी कि ऐसा कभी दोबारा न हो। एम्परर ने उन्हें एक बार और देखा और चेतावनी दी कि यह उनकी आखिरी बार है। अगली बार उन्हें सजा दी जाएगी। एम्प्रेस ने बार बार माफी मांगी और वादा किया कि वह कल्प्रिट को ढूंढेंगी और उन्हें सख्त सजा देंगी। लेकिन अंदर से वो इन घटिया लोगों को ही दोष दे रही थी। एम्प्रेस ने लेवाना के पास आकर कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ और वह खुद को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही थी। एरियल ने समझ लिया कि वह सिर्फ प्रिटेंड कर रही थी और सोचा कि कोई भी उनके इतने खराब एक्ट पर भरोसा नहीं करेगा। फिर भी उसकी मां ने कहा कि एम्प्रेस को उनसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। एरियल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मां ऐसा क्यों कर रही थी। वह कम से कम एम्प्रेस को डांट तो सकती थी क्योंकि यह सब उनकी वजह से हुआ था। एम्प्रेस ने कहा, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लेकिन एरियल उनकी आंखों में कोई सिंसेरिटी नहीं देख सका। कम से कम उन्हें गिल्टी दिखना चाहिए था। एरियल सोचने लगा कि इनमें से कितने लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। एरियल का बर्थडे आखिरकार खत्म हो गया और बजट का होल भी टेम प्लग हो गया। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी पार्टी एक लेसर अरिस्टोक्रेट की फैमिली निकली। बिना किसी खास प्रोसीजर के उन्हें महल में ही एग्जीक्यूट कर दिया गया। सर्वेंट्स आपस में चर्चा कर रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन के अंत में अरिस्टोक्रेट्स ने अपना गिल्ट एडमिट कर लिया था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी बड़ी रकम कहां खर्च हुई होगी। सभी को खुशी थी कि मामला रिजॉल्व हो गया, लेकिन एरियल को समझ में आ गया कि असली कल्प्रिट सजा से बच गई थी। मामला तुरंत बंद कर दिया गया। एरियल को यह सब बेहद अनफेयर लगा। उसने सोचा कि जैसे ही वह बड़ा होगा, वह सबको उनकी सजा देगा। लेकिन अभी वह बड़ा नहीं हुआ था और उसका शरीर सिर्फ एक चीज चाहता था, खाना। एरियल ने रोना शुरू कर दिया। मेड ने आकर देखा कि क्या हुआ है। एरियल को स्पून से खाना खिलाया जा रहा था। वह अपनी करंट लाइफ से खुश था, लेकिन उसने सोचा कि उसे अपने शरीर पर काम करने की जरूरत है क्योंकि वह लंबे समय तक बच्चा ही रहेगा। फिर उसने सोचा कि अभी उसे बस खाना और खेलना है। खाने के बाद उसने सोने का फैसला किया। अगर इसी के एरियल कैरेज की आवाज से उठा, जो उसके घर के बाहर से आ रही थी। उसने देखा कि कई लोग कैरेज से उतर रहे थे। उसने यह सब तब देखा जब उसकी नैनी सो रही थी। उसे कमरे में 3 लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसकी माँ, एक और औरत और एक बच्चा। एरियल अपनी नैनी के बारे में भूल गया, लेकिन डर गया कि अगर वह जाग गई तो सब उसकी पावर्स देख लेंगे। वह तेजी से नैनी की तरफ उड़ा और जैसे ही बड़े लोग कमरे में आए, उन्होंने देखा कि एरियल नैनी के गाल खींच रहा था। लेडी लेवाना ने इस दृश्य को देखकर चिल्लाया और एरियल को नैनी को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुम्हें नैनी को प्यार और रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस बीच नैनी को समझ आया कि लेडी फेनेलिया भी वहां आ चुकी थी। मेड ने तुरंत उनका स्वागत किया और माफी मांगी कि उन्होंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। लेकिन लेडी फेनेलिया, जो अभी अभी कासल पहुंची थीं, उन्होंने कहा कि उन्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद अपनी विजिट की सूचना नहीं दी थी। एरियल को याद आया कि फेनेलिया एक और कॉन्क्यूबाइन थी। लेवाना ने कहा कि अगर उन्हें पहले से विजिट के बारे में पता होता तो वे कुछ तैयारी कर लेती। लेकिन मिसेस फेनेलिया ने कहा कि वह लेवाना से प्राइवेटली बात करना चाहती थी। लेवाना यह नहीं समझ पाई कि फेनेलिया उनसे मिलने क्यों आई थी। उन्हें लगा कि बात गंभीर होगी,
लेकिन जब लेवाना सीरियस बातचीत का इंतजार कर रही थी, फेनेलिया ने उनसे माफी मांगी। लेवाना चाय पीते हुए यह सुनकर चौंक गई। खुद को संभालते हुए उन्होंने फेनेलिया से पूछा कि उनका मतलब क्या है। फेनेलिया ने माफी मांगी कि उन्होंने प्रिंस एरियल के बर्थडे बैंक्वेट में ठीक से बिहेव नहीं किया। फेनेलिया सच में गिल्टी फील कर रही थी। फेनेलिया ने बताया कि पहले जब युद्ध अपने चरम पर था, उनकी कैंचेस्टर फैमिली ने विक्ट्री में सबसे बड़ा योगदान दिया था। पूरे एम्पायर में ऐसा कोई नहीं था जिसने उनके परिवार का नाम न सुना हो, लेकिन वह सब अब बीते समय की बात थी। अब क्योंकि हाल ही में परिवार में युद्ध के लिए कोई स्ट्रांग लड़के पैदा नहीं हुए थे, उनकी ग्लोरी जल्दी फेड हो गई। रूमर्स फैलने लगे कि उनके परिवार की फाइनेंशियल हालत पिछले कुछ सालों में खराब हो गई थी। मिसेस लेवाना ने पूछा कि क्या फेनेलिया अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से आई थी। फेनेलिया ने माना कि उनका परिवार सच में कर्ज में डूबा हुआ था और एम्प्रेस ने उन्हें ये करने के लिए फोर्स किया था। फेनेलिया ने कहा कि उनके परिवार की वजह से ही बजट में कमी आई थी। उसी पल फेनेलिया ने अपना मनी बैग निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। लेवाना ने पूछा, ये क्यों? फेनेलिया ने कहा, यह समस्या को सॉल्व करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन मैं इसे आपको देना चाहती हूँ। फेनेलिया ने कहा कि वह वास्तव में रिग्रेट करती हैं और यह भी कहा कि वह माफी की उम्मीद नहीं कर रही। फेनेलिया ने लेवाना से कहा कि वह अपनी हेट्रेड सिर्फ उन पर डायरेक्ट करे। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और थोड़ी दूरी पर फेनेलिया की बेटी खड़ी हुई थी। लेवाना ने तुरंत समझ लिया कि फेनेलिया सिर्फ अपनी बेटी को इंपीरियल फैमिली के बाकी मेंबर्स के कॉन्फ्लिक्ट से बचाना चाहती थी। लेवाना ने कहा, ठीक है, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम इसमें से किसी भी चीज के लिए गिल्टी नहीं हो। फेनेलिया ने कहा कि उन्हें उनके लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। लेवाना ने साफ कहा कि इस समय हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें सब समझ में आता है और वह उनके परिवार से कोई गुस्सा नहीं रखती। लेवाना ने मनी बैग वापस देते हुए कहा कि यह उनके बीच इंटीमेसी का एक प्रूफ है। उन्होंने फेनेलिया से कहा कि वो इसे एक गिफ्ट की तरह समझें। लेवाना ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके महलों में जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो इसलिए थी क्योंकि लेवाना पहले एम्प्रेस की सर्वेंट थी। एरियल इस इंफॉर्मेशन को सुनकर शॉक्ड था। अब उसे समझ में आ गया कि उसकी माँ को इतना पोरली क्यों देखा जाता था। वह कमरे में इधर उधर हिलने लगा, सोचते हुए कि उसकी माँ की लाइफ कितनी मुश्किल थी। एरियल की नैनी यह भी नहीं समझ पा रही थी कि वो प्रिंस को कैसे शांत करे। मेड ने पूछा कि क्या वह ठीक है। एरियल ने उनकी चिंता देखकर एक हैप्पी फेस बनाया ताकि वह अपसेट ना हो। नैनी को समझ में आ गया कि यंग प्रिंस का मूड खराब है। फिर नैनी कुछ एक्सरसाइज के लिए प्रिंसेस केनिया के साथ चली गई। जब सब बिजी हो गए तो एरियल ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए अपनी माँ और फेनेलिया की कॉन्वर्सेशन फिर से सुनने का फैसला किया। बातचीत अब इस पर थी कि लेवाना ने कैसे कहा कि वह एम्प्रेस के ऑपरेशन से बच नहीं सकती, लेकिन उनके पास एरियल है और इसलिए उन्होंने तय कर लिया है कि जब तक एरियल बड़ा नहीं हो जाता वह उसे प्रोटेक्ट करेंगी और एम्प्रेस को अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। इस पल में लेवाना पहले से कहीं ज्यादा सीरियस थी। उन्होंने फेनेलिया से कहा कि वह उनसे फ्रेंडशिप करना चाहती है। फेनेलिया ने महसूस किया कि वे कंस्पिरेसी से कुछ ज्यादा एक यूनियन बना रही थी। फेनेलिया ने सोचा कि अगर कोई कभी कॉर्नर्ड हो जाए तो कम से कम एक हेल्पिंग हैंड होगी और यही इस यूनियन का मतलब है। एरियल इस बात को लेकर कंफ्यूज था कि उसकी माँ ये सब जानती हैं। उन्हें एम्प्रेस और कॉन्क्यूबाइंस के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी पता था, लेकिन अब वह क्या करेंगी। एरियल ने सोचा कि उसे पहले से ही इन सब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे ही वह यह सोच रहा था, वही लड़की उसके पास आई। वह समझ नहीं पाया कि वह कहाँ से आई। उसने सोचा कि वह क्रेडल में प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन लड़की ने बस उसके बेड पर चढ़कर उसके गाल को खींचना शुरू कर दिया। उसे यह करते हुए बहुत मजा आ रहा था। एरियल ने सोचा, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो तुम मेरे गाल पिंच करती रहो। एरियल ने सोचा कि कोई तो उसे बचा ले। तभी मेड दौड़ती हुई आई और कहा, हमारा एरियल कितना प्यारा है। एरियल को समझ में आ गया कि अब सब खत्म हो गया। नैनी ने कहा कि प्रिंसेस को एरियल से मिलने बार बार आना चाहिए। प्रिंसेस ने तुरंत कहा, हाँ, मुझे एरियल से मिलना बहुत अच्छा लगेगा। एरियल को कहीं से भी मदद नहीं मिली और समय बीतता गया। अब एरियल 30 महीने का हो चुका था। जल्द ही एरियल का तीसरा जन्मदिन आने वाला था। उसे लगता था कि जिंदगी कितनी तेजी से निकल रही है। वह हमेशा इस बात से परेशान रहता था कि वह ठीक से बोल नहीं पाता। भले ही सब यही सोचते हों कि वह अभी बच्चा है, लेकिन उसे अडल्टहुड तक जीकर सब कुछ सीखना था। उसने अपनी 45वीं लाइफ को याद किया, जहां उसने सिर्फ 10 मिनट में एक लड़की को सेड्यूस कर लिया था। उसे लगा कि एक आदमी को एलोक्वेंट होना चाहिए। तभी प्रिंसेस केनिया उसके कमरे में आ गई। वह भागती हुई आई और एरियल से मिलने लगी। एरियल ने उससे बचने की कोशिश की और छिपने का फैसला किया, लेकिन भले ही उसने कोशिश की हो, प्रिंसेस केनिया ने उसे जल्दी से ढूंढ लिया। एरियल अपसेट और डिप्रेस्ड हो गया, लेकिन प्रिंसेस केनिया बस उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहती थी। एरियल ने मना करना चाहा, लेकिन प्रिंसेस ने उसे खींचते हुए एक बड़े कमरे में ले गई। एरियल ने समझा कि फेनेलिया की विजिट के बाद से प्रिंसेस केनिया उससे अक्सर मिलने आ रही थी। उसने सोचा कि शायद यह नैनी की कही बातों की वजह से है। फिर भी उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि यही तरीका था जिससे उसकी माँ लेवाना और फेनेलिया एक स्ट्रांग फ्रेंडशिप बना सकती थी। मेड ने हमेशा कहा कि एरियल बहुत लकी है कि उसकी एक अच्छी बहन है। केनिया ने कहा, भले ही एरियल अभी छोटा है, मैं उसके साथ खेलूंगी और उसका ध्यान रखूंगी, लेकिन जब वह बड़ा होगा उसे मेरा ध्यान रखना होगा।
उसने एरियल से वादा करने के लिए कहा। एरियल ने अग्री किया और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि केन्या उससे इतनी obsessed क्यों थी। तभी केन्या ने कहा कि वह उसे अडोर करती है क्योंकि लियोनेल और मेरिल की तुलना में एरियल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। केन्या ने एरियल को गोद में उठा लिया और कहा कि अब प्ले टाइम शुरू होगा। वह उसे अपने साथ खेलने की जगह तक ले जाने लगी, लेकिन एरियल सफोकेट होने लगा और उसने मदद मांगी। केन्या के एंटुराज में से एक मेड ने कहा कि प्रिंस एरियल को ऐसे उठाने से उसे चोट लग सकती है। मेड ने केन्या से एरियल को नीचे रखने के लिए कहा। मेड ने बताया कि भले ही वह प्रिंसेस हों, लेकिन वह अभी भी एक बच्ची हैं और उन्हें हैवी चीजें नहीं उठानी चाहिए। एरियल ने अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया कि वह बच गया, लेकिन प्रिंसेस केन्या खुश नहीं थी। उन्होंने जोर से कहा कि वह खेलना चाहती हैं। मेड ने कहा कि वह ड्राइंग कर सकती हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकती है। केन्या ने कहा कि वह इन सब चीजों से थक चुकी हैं। यह सब बहुत बोरिंग है। केन्या ने स्टिक उठाते हुए कहा कि वह सोर्ड चलाना सीखना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भाई काइल को ऐसा करते देखा था। एरियल ने देखा कि केन्या स्टिक से प्रैक्टिस कर रही थी। उसने देखा कि उनका बॉडी बैलेंस अच्छा था, भले ही वह एक साधारण लकड़ी पकड़ रही थी। एरियल फेंसिंग बहुत पसंद करता था और उसे वह सेंसेशन मिस होने लगी। प्रिंसेस ने कहा कि वह फेंसिंग सीखना चाहती है ताकि वह स्ट्रांग बन सकें और नाइट्स को हरा सकें, लेकिन मेड ने कहा कि प्रिंसेस फेंसिंग नहीं सीख सकती। यह सुनकर केन्या अपसेट हो गई। उन्होंने पूछा, जब मेरे भाइयों काइल और लियोनेल को यह सीखने दिया जाता है तो मुझे क्यों नहीं? मेड ने कहा कि प्रिंसेस को अपने हाथ गंदे नहीं करने चाहिए। प्रिंसेस को एलिगेंट और फेमिनिन रहना चाहिए। लेकिन तभी मेड ने देखा कि उनकी सोर्ड गायब थी। केन्या ने सोर्ड उठा ली थी और कहा कि वह फेंसिंग सीखेंगी और यह तय है। मेड ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि कम से कम वो सोर्ड शीथ से प्रैक्टिस करें, लेकिन केन्या अपनी बात पर अड़ी रही। एरियल वहां खड़ा यह सब देखकर खुश था। उसे अपनी छोटी बहन केन्या पहले से ज्यादा पसंद आने लगी थी। एरियल अब 5 साल का हो चुका था। वह हॉर्स राइडिंग सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह सिर्फ एक टॉय हॉर्स पर सवार था, क्योंकि वह अभी भी बच्चा था। मेड ने एरियल से पूछा कि क्या वह असली घोड़े की सवारी नहीं करना चाहता, लेकिन प्रिंस का जवाब था कि वह सिर्फ अपने खिलौने वाले घोड़े की सवारी करना चाहता है, क्योंकि यह बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। मेड ने कहा, सभी लड़कों को हॉर्सेस और सोर्ड्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए और तुम्हारे लिए भी यह सही समय है। मेड एरियल को लेकर बहुत चिंतित थी। वह चाहती थी कि वह मजबूत बने, लेकिन एरियल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि एक सफेद घोड़े पर प्रिंस वाली बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। नैनी को एरियल को इस तरह देखकर अफसोस हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। एरियल ने सोचा कि जितनी भी जिंदगियां उसने जी हैं, उनमें उसकी एक्सट्रीम टैलेंट ने हमेशा उसे मुसीबत में डाला। जब उसने फेंसिंग में परफेक्शन हासिल की तो उसे हर समय दूसरों से मुकाबला करना पड़ा। जब वह मैजिक में स्किल्ड हुआ तो उसे उन लोगों का सामना करना पड़ा जो उसे नष्ट करना चाहते थे। एरियल ने सोचा, इतनी सारी स्किल और टैलेंट बस कॉन्फ्लिक्ट ही लाती हैं। मेड चाहती थी कि एरियल प्रोडक्टिवली काम करे, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और मेड की नजर उससे हटी, एरियल तुरंत बिस्तर पर लेट गया। उसने सोचा, काम करना लूजर्स का काम है। एरियल अक्सर रोता रहता और दूसरों से तरस की भीख मांगता, लेकिन असल में वह सिर्फ स्टडी नहीं करना चाहता था। मेड ने कहा कि एरियल अब 5 साल का हो चुका है और यह सही उम्र है दुनिया को हर एंगल से समझने की। एरियल ने मेड को जवाब दिया, मुझे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मेड ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम ऐसे बात करते हो जैसे तुमने कई जिंदगियां जी हों। यह सुनकर एरियल चौंक गया। उसे लगा कहीं मेड ने उसका सीक्रेट तो नहीं जान लिया। उसने जल्दी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, और कुर्सी के बाजू पर लेट गया। एरियल को लगा कि उसने पहले ही बहुत मेहनत कर ली है। वह पढ़ाई और सीखने से थक चुका था, लेकिन मेड उसे लाइब्रेरी ले गई और उसे बताया कि इंपीरियल लॉज के हिसाब से बच्चों को 5 साल की उम्र से ही सीखना शुरू करना जरूरी है। मेड ने उसे कुछ बुक्स दी। एरियल ने किताबों की ओर देखा और सोचा, ये इतनी सारी किताबें क्यों हैं? क्या मुझे सच में इन सभी को पढ़ना होगा? जैसे ही उसने किताबें हाथ में लीं, उसने उन्हें घुमाना शुरू कर दिया। ये वही था जो उसे किताबों के साथ करना पसंद था, लेकिन मेड ने उसे टोका, तुम्हें इन्हें पढ़ना है, घुमाना नहीं। एरियल ने किताबें उठाकर उनसे घर बनाने शुरू कर दिए। मेड ने कहा, तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी है जो बहुत लोग चाहते हैं और उन्हें नहीं मिलती। तुम्हें इन किताबों का सम्मान करना चाहिए। ये ज्ञान तो बचपन में मुझे भी पेला गया था। मेड ने एरियल से सीधे बैठने को कहा, लेकिन एरियल बस यही सोच रहा था कि वह अपने कमरे से बाहर कैसे निकल सकता है। उसने अपना तरीका ढूंढ लिया। वह फर्श पर लेट गया और जोर जोर से रोने लगा, यह दिखाने के लिए कि वह पढ़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे ही उसकी माँ कमरे में आई, उसका ऑर्गेनाइज्ड कॉन्सर्ट खत्म हो गया। उसे बैठकर पढ़ाई शुरू करनी पड़ी। एरियल को एहसास हुआ कि अब उसे सीखना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन वह सोच रहा था कि जितना वह कोशिश करेगा उतना ही वह लोगों को खतरे में डाल देगा। एरियल ने सोचा, कॉन्क्यूबाइन और एम्परर के बेटे के रूप में जितना ज्यादा मैं टैलेंटेड बनूंगा, उतनी जल्दी लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहेंगे। यह सब उसे अनफेयर लगता था, लेकिन उसने ये मान लिया कि उसका भविष्य पहले से तय है। उसने सोचा, सबकी भलाई के लिए मुझे कमजोर रहकर ही जीना होगा। जब वह ड्रूल करने लगा तो मेड ने उसे टोका और कहा कि उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए।
उसने कहा कि अगर एरियल ऐसा करता रहा तो उसकी मां नाराज हो जाएगी, और यही वह चीज थी जो एरियल अपने नए जीवन में नहीं चाहता था। एरियल को एहसास हुआ कि उसे अब मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी। वह सब कुछ सीखेगा, बस फेंसिंग नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसे असैसिनेट करने की कोशिश ना करे। उसका मैजिक सीखने का भी कोई इरादा नहीं था। एरियल सोचने लगा कि अगर वह ना फेंसिंग सीखेगा और ना मैजिक, तो बड़ा होकर आखिर करेगा क्या। लेकिन उसकी ये उम्मीदें ज्यादा दिन तक नहीं चली। एक हफ्ते बाद उसकी नैनी ने कहा कि एरियल को मैजिक सिखाने के लिए एक टीचर आ रहे हैं। ये सुनकर एरियल ने जोर से चिल्लाया, क्योंकि वह विजर्ड नहीं बनना चाहता था। उसने सोचा कि अगर कोई विजर्ड उसकी मोना को सेंस कर लेगा तो वह तुरंत समझ जाएगा कि उसकी मैजिक अभी दुनिया की सबसे ताकतवर मैजिक है। वह किसी भी तरह अपनी एबिलिटीज को छिपाना चाहता था। नैनी ने एरियल को कुछ करने का मौका ही नहीं दिया। वह उसका हाथ पकड़कर रूम तक ले गई और बोली, डरो मत, सब कुछ जल्दी और बिना दर्द के खत्म हो जाएगा। जैसे ही एरियल ने रूम में कदम रखा, उसने टीचर के चेहरे पर एक हैरानी भरा एक्सप्रेशन देखा। एरियल ने देखा कि टीचर के शरीर पर मोना हर जगह मौजूद था, लेकिन वह सोचने लगा कि टीचर की नजरों में वह कैसा दिख रहा होगा। उसी समय टीचर पास आए और एरियल को टच करना शुरू किया। नैनी ने कहा कि एरियल स्पेशल है, लेकिन टीचर ने कहा कि ऐसा कुछ खास नहीं है और ये बस थोड़ा अजीब है। टीचर ने कहा कि वह एरियल की मोना को महसूस ही नहीं कर पा रहे। नैनी ने कहा कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन मेज ने कहा कि उसने अपनी मोना का इस्तेमाल करते हुए प्रिंस की वेन्स को पढ़ा, लेकिन उसे एक बूंद मोना भी नहीं मिली। एरियल मन ही मन हंस पड़ा। उसने अपनी मोना को इस तरह रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि सर्कुलेशन पूरी तरह रुक गई थी। फिर उसने मोना को एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट किया और सारी एनर्जी रिलीज कर दी। मेज का रिएक्शन देखकर एरियल ने तुरंत मोना को रोक दिया और राहत की सांस ली। टीचर ने कहा, अगर मोना है ही नहीं तो उसे देखना भी इम्पॉसिबल है। हालांकि इस सब के नुकसान भी थे। टीचर ने कहा कि आमतौर पर वह कॉमनर्स में भी थोड़ा बहुत मौना डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एरियल में कुछ भी नहीं है। एरियल को लगा कि उसने सही किया या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन वह जानता था कि उसने अपनी मां को निराश कर दिया है। वह सोच रहा था कि सबको यही लगना चाहिए कि वह एक कमजोर और अयोग्य बच्चा है। उसने मन ही मन अपनी मां से माफी मांगी कि वह इतना इनकॉम्पिटेंट बेटा है। घर में एरियल के लिए फेंसिंग सिखाने के लिए एक नया मेंटोर आया। मेंटोर का नाम था लैनफील्ड टगन। उन्होंने कहा कि अगर एरियल ने कड़ी मेहनत की तो वह उतना ही मजबूत बन सकता है जितना वह खुद है। एरियल ने सोचा कि लैनफील्ड बहुत कमजोर है। एरियल ने अपने 100 जिंदगियों के जीवन में अनगिनत लड़ाइयों में भाग लिया था और उसका शरीर उन खतरनाक बैटल्स में हार्डन्ड हुआ था। लैनफील्ड जैसे लोग उसके टैलेंट के सामने कहीं नहीं टिकते। एरियल ने लैनफील्ड से ट्रेनिंग शुरू करने को कहा। टीचर ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर उसने मेहनत की तो वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत बन सकता है। एरियल ने कहा कि वह बेसिक्स से शुरू करना चाहता है, क्योंकि वह कुछ मुश्किल नहीं करना चाहता। लैनफील्ड ने एरियल को बताया कि फेंसिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस सबसे जरूरी है। उन्होंने एरियल को एक स्टंप पर खड़ा कर दिया और कहा कि उसे अपना बैलेंस बनाए रखना होगा, लेकिन एरियल ने दिखाया कि यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। ट्रेनर ने कहा, हाइट ज्यादा नहीं है, अगर तुम गिर भी गए तो चोट नहीं लगेगी। फिर भी वह बैलेंस बनाने में फेल हो गया। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी की प्रैक्टिस शुरू हुई, लेकिन इसमें भी एरियल सफल नहीं हुआ। आखिरकार लैनफील्ड ने सोचा कि अब उन्हें सोर्ड विल्डिंग और एक्यूरेसी पर ध्यान देना चाहिए, जहां हमारे हीरो ने फिर से बहुत खराब परिणाम दिखाए। उसने अपने मेंटर से पूछा कि क्या वह सच में इतना बेकार है, लेकिन नाइट ने उसे समझाया कि चिंता मत करो, ये तो सिर्फ पहली ट्रेनिंग है। सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए ही इंप्रूवमेंट संभव है। जब हमारा हीरो अपने मेंटोर से बात कर रहा था तो उसने महसूस किया कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि जितने मीडियोकर उसके रिजल्ट्स होंगे, उतनी जल्दी ये बातें फैलाई जाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं, रूमर्स बहुत तेजी से फैलती हैं। जल्द ही हर जगह यह कहा जा रहा था कि हमारे हीरो की क्षमता एक बर्फ के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। लोग कहने लगे कि हमारे हीरो का शरीर इतना कमजोर है कि वह मुश्किल से खड़ा हो पाता है। वह फेंसिंग के लिए बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। एम्प्रेस यह सुनकर खुश थी, लेकिन सिर्फ हमारे हीरो को पता था कि ये रूमर्स उसके दुश्मनों को शांत कर सकते हैं। उसी समय जब हमारा हीरो खाना खा रहा था, उसने पूछा कि उसका अगला टीचर कब आएगा। नैनी ने कहा कि ज्यादा देर नहीं होगी। लेकिन अब हर कोई कहने लगा था कि हमारा हीरो एक यूजलेस प्रिंस है, क्योंकि लगभग सभी टीचर्स ने उसे पढ़ाने से मना कर दिया था। फिर एक नया टीचर आया जिसका नाम था गामलपेरा। वह हमारे हीरो को फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाने वाला था। हीरो ने उसे देखा और उसके चेहरे पर सिर्फ निराशा दिखाई दी। शायद उसे मजबूर किया गया था। टीचर ने टेबल पर बहुत सारी किताबें फेंकी और कहा, यह सिर्फ ग्रामर के बेसिक्स हैं। उसने कहा कि यह पढ़ने की नॉर्मल पेस है, क्योंकि वे अगले दिन नए टॉपिक पर जाने की योजना बना रहे हैं। हीरो को समझ नहीं आया कि टीचर उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहा है, जबकि उसने खुद कोई ओपिनियन मांगा ही नहीं। हालांकि लैंग्वेजेस में हमारा हीरो स्किल्ड था। उसने अपनी पास्ट लाइफ्स में कई भाषाएं सीखी थीं। उसने डिक्शनरी, ग्रामर बुक्स और फॉरेन लिटरेचर उठाने का फैसला किया। रात भर वह किताबें पढ़ता रहा। सुबह टीचर ने पूछा कि क्या उसने सच में सब कुछ सीख लिया है। हीरो ने कहा कि यह सच है। टीचर शॉक्ड था।
लेकिन हीरो को समझ आ गया कि नेबरिंग कंट्रीज की भाषाओं के मुकाबले उसकी नेटिव इंपीरियल लैंग्वेज थोड़ी कठिन थी। टीचर ने हीरो को एक किताब पढ़ने को कहा। हीरो ने सोचा, एक बच्चे के लिए 12 साल से पहले एक सिंपल बुक पढ़ना भी मुश्किल होता है। लेकिन उसने किताब पढ़नी शुरू की और टीचर को सरप्राइज कर दिया। अब पूरा देश हैरान था। प्रिंस ना तो मैजिक कर सकता था, ना ही उसे कोई मैजिकल एबिलिटी थी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ 2 दिनों में लैंग्वेजेस सीख ली। इन रूमर्स का सोर्स था टीचर, जो थोड़े नशे में था, और उसने हीरो की प्रतिभा के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जब ये बात एम्परर तक पहुंची तो उसने महसूस किया कि अगर सोर्ड और मैजिक प्रिंस की स्किल्स नहीं हैं, तो उससे निपटना इतना आसान नहीं होगा। उसे लगा कि उसका बेटा सच में जीनियस है। लेडी ने अपने बेटे के बदले व्यवहार पर चिंता जताई। उसने सोचा कि क्या वह उसे सही तरीके से एजुकेट कर रही है। एम्परर ने कॉन्क्यूबाइन के चेहरे की एक्साइटमेंट देखी और उसके पास आया। दूसरी तरफ एम्परर सोच रहा था कि हमारा हीरो एक इनक्रेडिबल लड़के के रूप में बड़ा हो रहा है। हीरो ने अब पूरी पिक्चर देखी। उसने सोचा कि दुनिया के चमत्कार तो मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, ताकि लोगों की उसके प्रति क्यूरियोसिटी बनी रहे। और जब तक वह छोटा है तब तक वह आराम कर सकता है और अपनी जीनियस पर्सना का फायदा उठा सकता है। कुछ दिनों बाद हीरो को कोर्ट में भेजा गया। यकीनन ये एम्परर का फैसला था, क्योंकि हीरो को लड़ाई करना नहीं आता था और उसे प्रोटेक्शन की जरूरत थी। हीरो अपने थॉटफुल एम्परर पिता को पसंद करता था, लेकिन तभी उसका ध्यान एक बहुत जोरदार आवाज से भंग हुआ। नैनी कुछ बहुत भारी चीज लेकर आई थी। हीरो सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। उसकी माँ ने बताया कि ये तो एम्परर के खुद के गिफ्ट्स हैं। हीरो को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके पिता ने उसे गिफ्ट दिया है, लेकिन जब उसने गिफ्ट्स खोले तो उसने देखा कि वे केवल जूल्स थे। हीरो को उन सब में से सिर्फ एक पेंडेंट पसंद आया। पेंडेंट ऐसा लग रहा था जैसे वह कंसंट्रेशन और मेंटल एबिलिटीज को एक्टिवेट करता हो, लेकिन हीरो को लगा कि यह चीज सिर्फ उसके दिमाग को फ्राई कर देगी और उसे थका देगी। नैनी हीरो से बहुत प्रभावित थी, क्योंकि वे उसे बहुत अच्छे से देख रही थीं, लेकिन हीरो समझ गया कि उनके लिए यह पेंडेंट सिर्फ एक साधारण गहना था, जबकि हीरो ने उसके अंदर कुछ देखा। हीरो ने यह पेंडेंट अपनी छोटी बहन को देने का सोचा, क्योंकि वह पिछले दिनों स्वॉर्ड फाइटर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। आखिर में हीरो ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह यह चीज अपनी बहन को दे सकता है। लेडी ने कोई आपत्ति नहीं की। हीरो से पूछा गया कि उसे प्रिंसेस केनिया के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। हीरो ने कहा वह बहुत स्ट्रांग है। कासल में सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि एम्परर ने प्रिंस को जेनरसली गिफ्ट दिया था। हीरो टेबल पर बैठा था और उसकी नैनी उसे डिजर्ट सर्व कर रही थी। ये स्वीट्स बेस्ट शेफ्स के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन हीरो ने सब टेस्ट किया और महसूस किया कि डिजर्ट्स में चीनी की कमी थी। नैनी ने पूछा कि क्या उसे शेफ को बुलाना चाहिए। थोड़ी देर चुप्पी के बाद हीरो ने कहा, एल्केमिस्ट को बुलाओ। नैनी ये सुनकर शॉक्ड रह गई। हीरो कोका कोला या चॉकलेट का स्वाद रिक्रिएट करवाना चाहता था, लेकिन हीरो को पता था कि अगर वह इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता तो नैनी कुछ नहीं समझ पाती। हीरो ने सोचा, एक 5 साल का बच्चा अगर एल्केमिस्ट से यह डिमांड करे तो ये कितना अजीब लगेगा। लेकिन उसके पास्ट लाइफ के फ्लेवर्स को एल्केमिस्ट की मदद के बिना रिक्रिएट करना असंभव था। हीरो ने यह भी सोचा कि कोका कोला जैसी चीज बनाना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर भी हीरो एक चिल्ड स्वीट फिजी ड्रिंक का सपना देख रहा था। क्योंकि वह जीनियस था, उसने कुछ सोचने का फैसला किया। हीरो तुरंत बाहर गया और कहा, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। नैनी को यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने हीरो से यह उम्मीद नहीं की थी। 3 साल बाद जब हीरो 8 साल का था, वह एक मीटिंग में बैठा था। वहां डिस्कशन चल रही थी कि ट्रेडर्स के लिए नए ब्रिजेस कहां बनाए जाए। हीरो से पूछा गया कि वह इस बारे में क्या सोचता है। हीरो ने कहा, यह बहुत बढ़िया है। उसने यह भी पूछा कि इस ब्रिज का डिजाइन किसने किया। एक व्यक्ति ने कहा कि यह उसी ने बनाया था। वह व्यक्ति हीरो के प्रेज से बहुत खुश था, लेकिन हीरो के चेहरे की खुशी तुरंत डिस्पेयर में बदल गई। हीरो ने तुरंत उसे चेतावनी दी कि अगर ऐसी गलती फिर हुई तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हीरो ने कहा कि सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन विंटर में जब बर्फ जमा होगी तो वह पुल तुरंत ढह जाएगा। हीरो ने समझाया कि कंस्ट्रक्शन भरोसेमंद नहीं थी। अगर पुल पर किसी जगह ज्यादा वजन पड़ता तो वह नागरिकों के लिए खतरनाक हो सकता था। हीरो ने कहा कि मास्टर ने पुल की सजावट और सुंदरता पर ध्यान दिया, लेकिन सेफ्टी और पुल के सबसे महत्वपूर्ण कार्य को नजरअंदाज कर दिया। हीरो ने युवा व्यक्ति से कहा कि पुल का डिजाइन फिर से बनाया जाए। इस बात से साफ हो गया कि हमारे हीरो के पास अपनी पिछली जिंदगियों के ज्ञान के कारण बहुत काम था। आखिरकार वह सिर्फ अपने अनुभवों का उपयोग करके मंत्रियों को सलाह दे रहा था। हीरो के सुझावों से सब कुछ अच्छा दिख रहा था। 8 साल की उम्र में हीरो ने खुद को एक अधिकारी जैसा साबित कर दिया था, लेकिन अब समय था कि वह अपने कौशल को और निखारे। जैसे ही हीरो अगली समस्या पर काम करने निकला, उसे एक नई मेड ने देखा। उसने हीरो को सिल्वर हेयर्ड सेज कहकर पुकारा। यह नाम हीरो के लिए बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कोई उसे ऐसा बुलाएगा। हीरो ने उससे पूछा कि यह नाम कहां से आया, और उसे अब से ऐसा न कहने के लिए कहा। मेड उसे एक बार और ऐसा पुकारना चाहती थी, लेकिन फिर उसने ऐसा न करने का फैसला किया।
हीरो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, लेकिन लोग फिर भी उसके लिए अजीब नाम बना रहे थे। हीरो को यह नाम बेहद खराब लगा। हीरो की मां यह नहीं समझ पा रही थी कि वह कहाँ गया है। नैनी ने जवाब दिया कि हीरो ने खुद एम्परर से मिलने का अनुरोध किया है। हीरो ने कहा कि वह एल्केमी की पढ़ाई करना चाहता है। हीरो जब कैरेज में बैठा तो उसने महसूस किया कि एम्परर ने इतनी जल्दी जवाब दिया क्योंकि हीरो ने उनके भरोसे को जीत लिया था। हीरो ने सोचा, मैं एम्पायर के भले के लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो इसके लिए मैं एटलीस्ट इतना तो डिजर्व कर सकता हूं। हालांकि अपने पिछले कई जन्मों के अनुभव होने के बावजूद अपने पिता से बातचीत के दौरान हीरो थोड़ा घबराया हुआ था। वह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसकी बातें प्रभावशाली और डिस्क्रीट लगें। हीरो अपने पिता के ऑफिस में पहुंचा। उसने चर्चा शुरू की कि वह अपने कौशल का उपयोग करके एम्पायर को कैसे मजबूत बना सकता है। उसने कहा कि फाइटिंग और मैजिकल आर्ट्स में वह निपुण नहीं है, तो उसके लिए साइंस ही सही रास्ता है। एम्परर ने हीरो की बात ध्यान से सुनी और महसूस किया कि भले ही हीरो किसी विषय में विशेषज्ञ न हो, उसके पास एक समझदार दिमाग था। एम्परर ने कहा कि वह हीरो के लिए एल्केमी टीचर्स की व्यवस्था करेंगे, लेकिन सिर्फ तभी जब यह सच में उसकी इच्छा हो। हीरो ने वह सब कुछ मांगा था जिसके बारे में उसने कभी सपना देखा था। जब यह घोषणा हुई कि प्रिंस को एल्केमी सिखाने के लिए एक शिक्षक चाहिए, तो कई उम्मीदवार सामने आए। एल्केमी सिखाना एक इतिहास बनाने का मौका था। फिर एक टेस्ट टास्क दिया गया, ऐसा मिरर बनाना जो सूरज की रोशनी को क्षितिज तक रिफ्लेक्ट कर सके। जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने यह काम पूरी तरह से किया। वह एल्केमी का सच्चा जानकार था और उसका नाम था दारमन लांगर। हीरो बहुत खुश हुआ और सोचा कि उसे एक बड़ा उम्र दराज टीचर मिलेगा, लेकिन इसके बजाय उसे एक युवा टीचर भेजा गया जिसका बालों का रंग बहुत अजीब था। हीरो ने पूछा कि क्या यह रंग नेचुरल था। दरमन ने बताया कि कई केमिकल एक्सपेरिमेंट्स के कारण उसने बहुत सी चीजें इनहेल की थीं और इसी वजह से उसके बाल सफेद हो गए थे। हीरो सोचने लगा कि अगर वह रोजाना ऐसी चीजें सूंघता रहा तो वह जिंदा कैसे बचा। हीरो को यकीन था कि वह बाहर से काल्म दिखता है, लेकिन यह सिर्फ एक मास्क था। डार्मन ने हीरो को बताया कि एल्केमी का अध्ययन करना बेहद खतरनाक होता है। ये एक ऐसा साइंस है जिसकी पढ़ाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हीरो ने कहा कि उसने पहले ही सभी रिस्क्स पर विचार कर लिया है और यह कि एल्केमी कोई मैजिक नहीं है। उसने बताया कि उसे लीड को गोल्ड में बदलना नहीं सीखना, बल्कि वह ऐसी चीजें एक्सप्लोर करना चाहता है जैसे मेटल अलॉयज, सबसे मजबूत धातु कैसे ढूंढी जाए, या ऐसा मटेरियल कैसे बनाया जाए जो घर बनाने के काम को आसान बना दे। मास्टर डैरेन इस पर बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि इसका मतलब था कि जो रूमर्स चल रही थीं वे सही थीं। प्रिंस वाकई दूसरों से अलग था। वह सचमुच एक ऐसा जीनियस था जो एक दिन एम्पायर को लीड करेगा। डैरेन ने घुटनों पर झुककर प्रिंस की आंखों में देखते हुए कहा कि वह उसे अपनी सारी नॉलेज सिखाएगा। कुछ दिनों तक एल्केमी की पढ़ाई के बाद डैरेन ने हीरो से पूछा कि क्या उसने पहले कभी एल्केमी पढ़ी है। हीरो ये छुपा नहीं सका कि वह काफी कुछ जानता था क्योंकि यह बहुत ऑब्वियस था। हीरो ने अपने टीचर को बताया कि उसने बस कुछ किताबें पढ़ी थीं। टीचर यह सुनकर खुश हुआ और उसे यकीन हो गया कि रूमर्स झूठ नहीं थीं। हीरो भी खुश था कि डैरेन को अभी तक कोई शक नहीं हुआ था। उसने रात तक एक्सपेरिमेंट्स जारी रखे और डैरेन हमेशा उसे सही निर्णय लेने में मदद करता रहा। अब हीरो को लीड और दूसरे केमिकल्स निकालने का तरीका पता चल चुका था। मेटल्स और मेडिसिन्स को छोड़कर बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसा वह पहले से जानता था। एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कोई खास अंतर नहीं था और सब कुछ प्लान के अनुसार चल रहा था। लेकिन तभी हीरो ने एम्परर को एक पिटिशन भेजा। उसने काड्रे को 4 एल्केमिस्ट्स तक बढ़ाने का फैसला किया। एम्परर ने तुरंत एम्पायर के सबसे अच्छे एल्केमिस्ट्स को इकट्ठा करने का आदेश दिया। सर्वेंट चिंतित था कि लिटिल प्रिंस इन एल्केमिस्ट्स के साथ क्या करने वाला है। रिसर्च पर एम्पायर का बजट खर्च हो रहा था और लोग इसका विरोध कर सकते थे। लेकिन एम्परर को अपने बेटे की बातें याद आईं। उसने समझा कि उसका बेटा एम्पायर के भले के लिए काम कर रहा है। कुछ समय बाद हीरो ने अपने एम्प्लॉइज से कहा कि वह एल्केमी के जरिए एक ड्रिंक इन्वेंट करना चाहता है। इस इन्वेंशन को कोई समझ नहीं पाया। हीरो जैसा इनक्रेडिबल दिमाग और नॉलेज वाला व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत एक ड्रिंक पर क्यों लगा रहा था, ये सबको हैरानी हुई। कई लोग परेशान हो गए क्योंकि वे इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी पिछली जॉब्स छोड़कर आए थे। लेकिन हीरो ने उनसे चिंता न करने को कहा और वादा किया कि वह उन्हें सक्सेस या फेलियर किसी भी स्थिति में पर्याप्त पेमेंट करेगा। यही सुनकर सभी लोग मदद करने के लिए तैयार हो गए। बहुतों ने सुना था कि ऐसी डेवलपमेंट पहले से एग्जिस्ट करती है, लेकिन हीरो को कुछ अलग, कुछ अपना चाहिए था। हीरो को समझ आया कि मोटिवेशन के लिए मनी और फेम सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। इन दोनों चीजों के लिए उन्हें जल्दी से एक शानदार सॉफ्ट ड्रिंक तैयार करनी होगी। अगर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप वीडियोस में और क्या-क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि जैसे ही इसका अगला पार्ट ढले वैसे ही आपको पता चल जाएगा। और मेरे चैनल पे बहुत सारे मैनहवा रिकैप की वीडियो है, तो उसे जरूर से चेक करना। चलिए मिलते हैं एक नए रिकैप के साथ। तब तक के लिए